बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे टॉक शो में मेहमान शख्सियत हैं मोहम्मद अल्ताफ़, जो डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ज़िला हंगू के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनसे फसल रबी की बुआई के हवाले से, कटाई के हवाले से और बुआई से लेकर कटाई तक जितने मराहिल हैं, उन मराहिल में काश्तकार को क्या करना चाहिए, इस हवाले से हम इनके साथ बड़ी सराहत के साथ और वजाहत के साथ बात करेंगे। अल्ताफ़ साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि रबी की फसल की बुआई का बेहतरीन वक्त कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं मुग़ल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और आपकी वसातत से हमारी जो आवाज़, ज़राअत के दफ्तर की जो आवाज़ है वो ज़िम्मेदार तक पहुँचती है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया जी कि फ़सल रबी में हमारे पास, अगर मैं हंगू की बात करूँ तो जो अहम फ़सल है वो गंदम की है जी। सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि जी इसकी पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए कि कम लैंड से या कम ज़मीन से हम किस तरह ज़्यादा पैदावार लेंगे, मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। अगर ज़मींदार उन मराहिल पे ज़राअत के दफ्तर से जो हिदायत उनको मिलती हैं उन पर अमल करते हुए चले तो वो कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार ले सकता है। उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो तुख़्म है ना। ठीक है जी। अगर हमारे पास अभी तुख़्म की सेल हो रही है और हो चुकी है, तकरीबन 2100 बैग हमने सर्टिफाइड सीड ज़मींदार को दिया है, अच्छा सीड। तो अगर हम जिस तरह आप सुनते रहते हैं कि सेहतमंद माएँ जो हैं सेहतमंद बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है। जब तक हमारे पास बीज जो है अच्छा मायारी सर्टिफाइड नहीं होगा तो हम आगे जितने भी मराहिल हैं अगर हम उनको 100% भी ठीक से अंजाम दें तो वो अच्छी पैदावार सही है। मैंने आपसे ये पूछा है कि इसका जो गंदम की फसल के लिए बुआई के लिए जो हमारे पास रिकमेंडेड टाइम है, जो हम ज़िम्मेदार को अक्सर कहते रहते हैं बार बार, इसके लिए जो बेहतरीन टाइम है वो 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। 1 नवंबर से 20 नवंबर तक। इस दौरान अगर गंदम की फसल को अच्छे वतर में, क्योंकि हमारे पास नमी होनी चाहिए, क्योंकि हंगू का एरिया आपको पता है कि ज़्यादा। अच्छा, बुआई हो गई, बुआई होने के कितने अरसे के बाद इसमें यूरिया खाद इस्तेमाल होती है और नाइट्रोफास जो है या डीपी, उसको क्या कहते हैं, डीएपी, उसका इसमें क्या किरदार होता है और ये खादें किस किस मौके पे इनको यूटिलाइज करना चाहिए? मुग़ल साहब, बुनियादी तौर पे हमारे पास, अगर मैं ज़िम्मेदार की बात करूं तो ज़िम्मेदार के जहन में सिर्फ यूरिया ही है। ठीक है। अक्सर ज़िम्मेदारों को अगर आप देखें तो वो सिर्फ यूरिया ही डालते हैं, बाकी खादें नहीं डालते। असल में मेनली 3 चीज़ें बुनियादी हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ठीक है। ये 3 न्यूट्रिएंट्स या 3 बुनियादी अज्जा हैं जिनका अगर हम पूरे पाकिस्तान की ज़मीनों को देखें तो इसमें इस चीज़ की कमी है। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जिस वक्त आप ज़मीन तैयार करते हैं तो उस वक्त फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़मीन को। तो फास्फोरस जो है वो डीएपी में है, वो नाइट्रोफास में है, वो एनपीके में है, जितनी भी फास्फोरस की खादें हैं। तो ये इब्तिदाअन जिस वक्त आप कहते हैं कि ज़मींदार जब ज़मीन को तैयार करता है तो उस वक्त तैयारी के दौरान ये फास्फोरसी खाद डालनी चाहिए। नहीं, मुझे आप ये दूसरी बात उसके बाद ये है कि यूरिया अगर है तो स्टार्ट में आधी यूरिया डालनी चाहिए पर एकड़। ये पर एकड़ 1 डीएपी बोरी हम रिकमेंड करते हैं कि 50 केजी का जो बैग होता है वो 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। सही है। बुआई हो गई, बुआई होने के कितने वक्त के बाद जब वो फसल नीचे से उगती है, बाहर निकलती है, कितने अरसे के बाद दूसरी बार उसको खाद देने की ज़रूरत पेश आती है और कितने अरसे के बाद जब एक बार बुआई हो जाए तो दूसरी बार पानी कब देना चाहिए? अच्छा, इस तरह है कि जिस वक्त आप गंदम की बुआई कर लें तो उसके तकरीबन जर्मिनेशन के 20-25 दिन बाद आप उसको पहला पानी, अगर इस दौरान बारिश ना हो तो पहला पानी 25 पानी जो है वो 25 दिन के बाद तकरीबन आप दें उसको। और दूसरी में जो यूरिया की बात कर रहा था, यूरिया चूंकि इसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन बेसिकली जो है ये जो ज़मीन से जब पौधा निकल जाता है तो उसकी जो तन्ने, शाखें, पत्ते ये बनते हैं ना, वेजिटेटिव ग्रोथ जो हम कहते हैं, इसमें जो अहम किरदार है वो नाइट्रोजन का है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यूरिया बाद में डालनी चाहिए। सही है। और दूसरी अहम पॉइंट मैं आपको बताऊं कि यूरिया यकमुश्त सारी नहीं डालनी चाहिए, इसको 2-3 किस्तों में तकसीम करके
तो वो वक्फे वक्फे से अल्ताफ डालते साहब, ये बचपन से हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट सुनते रहे, अमेरिकन सुंडी, फलानी सुंडी, फलानी सुंडी। ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बलाएं हैं जो फसल को खोखला कर देती हैं, ये क्या असल चीज़ें? में जी बेसिकली हमारी फसलों को अगर आप देखें तो 2-3 चीज़ें बुनियादी हैं जो नुकसान देती हैं। उसमें पहली पहली चीज़ जड़ी-बूटियाँ हैं, फिर उस पे बीमारी आती है, फिर उस पे जो कीड़े-मकोड़े हैं इनका अटैक। जी। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ये फसलों के कीड़े-मकोड़े हैं, ठीक है? इनका अटैक अक्सर फसलों पे होता रहता है। तो उसके लिए हम जो है फिर हमारे पास ये मॉडल फार्म सर्विस सेंटर है, हमारी ज़राअत का ऑफ़िस है। यहाँ पे हम ज़िम्मेदार के लिए कंट्रोल्ड रेट पे जो पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं और साथ उनको हिदायत भी देते हैं कि आपने किस स्टेज पे कौन-सी दवाई अप्लाई करनी है ताकि इसके अटैक से बच जाएँ। अल्ताफ साहब, देखने में आया है कि पाकिस्तान में पर एकड़ जो प्रोडक्शन है हमारी गंदम की और चावल की और बाकी जो आइटम्स हैं, वो हमारे जो दूसरे ममालिक हैं तरक्की याफ्ता, उनके मुकाबले में बहुत कम है। तो क्या वजह है कि हमारा किसान इतना पीछे क्यों रह गया है? किसान के पीछे रहने में महकमा ज़राअत, तो इसमें उसका किरदार जो, उसके ऊपर भी तो सवालिया निशान आता है। क्या समझते हैं आप? असल में मुग़ल साहब बुनियादी बात ये है कि आप समझते हैं कि आजकल जो है आबादी में रोज़-बरोज़ इज़ाफ़ा होता जा रहा है। और ज़मीन ज़री ज़मीन जो है वो तंग होती जा रही तंग है। होती जा रही पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ज़री ज़मीन कम हो रही है। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि जो मौजूदा ज़मीन है या कम ज़मीन है, उससे हम कैसे ज़्यादा फ़ायदा लें या कैसे ज़्यादा पैदावार है। लें। जी। तो उसके लिए हम कहते हैं कि ज़िम्मेदार को जो चूँकि अक्सर ज़िम्मेदार ये हैं कि वो पुराने रिवायती तरीक़ों जो हैं उस पर अमल करते हैं। तो हम ये उनको हिदायत देते हैं कि ज़िम्मेदार को चाहिए कि वो जो जदीद ज़री टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हम वक़्तन फ़वक़्तन उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। यहाँ जो ज़िम्मेदार आते हैं उनको हम समझाते भी हैं और दूसरी बात ये है कि माहाना हमारे पास रिसाले आते हैं। उनमें तकरीबन तमाम फ़सलात, सब्ज़ियात और जितने भी फलदार पौधे हैं, उनके बारे में जो जदीद ज़री टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीक़ाकार जी। हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल से लिखा होता है। अगर वो जदीद ज़री तरीक़ाकार को अपनाएँ तो इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि कम एरिया से ज़्यादा पैदावार वो अच्छा, ले सकें। ये ज़िला हंगू की हम बात करते हैं। ज़िला हंगू में उस तरह तो हमारी जो ज़री ज़मीन है वो नहीं है जिस तरह के पंजाब में है, सिंध में है जी, जी। और बाकी इलाकों में है। तो यहाँ पे छोटे-छोटे खेत होते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि काश्तकारों को यहाँ पर गंदम के अलावा कौन-कौन सी फसल और है जिसकी यहाँ पे काश्त करनी चाहिए, जिससे उनकी वो आमदन में भी इज़ाफ़ा हो और जिन अजनास का इस वक़्त पाकिस्तान को कमी का सामना है, वो कमी भी दूर हो सके? असल में जी आपको पता है कि जिस तरह आपने कहा हंगू में ज़्यादातर तकरीबन 80% से ज़्यादा जो है वो बारानी है और 20% जो है वो इरिगेटेड है। मैं इन 3-4 महीनों में जितना फिरा हूँ हंगू में, बाज़ जगह ऐसी हैं जिस तरह आपकी वो वीडियो मैंने देखी थी वो खीरे के बदरंग के बारे में खीरे के मतलब, खीरे हवाले के से मैंने आपकी वीडियो जी, देखी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो बाज़ ऐसे इलाके हैं कि वो सब्जियों के लिए बड़े मौज़ू हैं, साज़गार हैं, साज़गार साज़गार हैं। हैं। जी। तो चाहिए ये कि जो इलाके सब्ज़ी के लिए मौज़ू हैं, तो वहाँ सब्जियों को प्रमोट करना चाहिए। और बाकी जितने भी इलाके हैं बारानी हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो वहाँ पर ज़मींदार को ये चाहिए कि एक तो ये कि जो ज़री ज़मीन है उसको बढ़ाया जाए। जो बंजर ज़मीन हमारे पास है, ज़मींदार के पास वैसे ही पड़ी है, मैंने देखी है जी। कि अक्सर यहाँ पर हंगू में जो ज़मीन है वो बंजर पड़ी है। अच्छा, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा ज़मींदार के लिए कि वो बंजर ज़मीन ज़ेर काश्त लाया जाए। यानी आपका मशवरा ये है कि जिस तरह की ज़मीन है वहाँ पर उस तरह की प्रोडक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर सब्जियों के लिए ये जगह बहुत साज़गार है। बहुत साज़गार यहाँ है। पर या प्याज़, दोआबा का इलाका मैंने देखा प्याज़, है या यहाँ टमाटर, से आगे चले जाएँ, भिंडी हो गई, भिंडी, टमाटर हो गया, बदरंग हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के ये जिसको हम कहते गोभी हैं, गोभी हो गोभी गई। ज़मींदार जी, हैं वो जी। तो करते ये हैं, जो यहाँ से ये सप्लाई करते सब्जियों के हवाले से अगर यहाँ पे काश्तकार काम करे तो उनका इनकम में इज़ाफ़ा हो हैं। सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी, वो कम एरिया से अगर जहाँ पे वो गंदम से मिसाल के तौर पर फ़ायदा लेते हैं, अगर वहीं पे पानी अवेलेबिलिटी पानी की जी। है, उधर सब्जियाँ लगाएँ तो उससे डबल ट्रिपल ले सकते मौजूदा हैं वो। हुकूमत बिलख़सूस महकमा ज़राअत जो है वो तेलदार जो अजनास हैं उन पर बड़ा फ़ोकस किए हुए है। तो बिल्कुल जी। ज़िला हंगू में भी इस हवाले से कोई प्रोग्राम बिल्कुल, है आपका? पीएचडीपी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 5 साला जो हुकूमत का प्रोग्राम है, उसके तहत इससे पहले भी हंगू से जो तेलदार अजनास हैं, उसमें तिल का बीज दिया गया था। इसी तरह सनफ्लावर, सूरजमुखी, इस बार जो है वो कैनोला जो मीठी सरसों है, वो हमारा 100 एकड़ टारगेट है, तो उसका बीज भी अभी भी हमारे पास इस अवेलेबल है, वक़्त वो हम ज़िला हंगू इंतज़ार में कर कितने रजिस्टर्ड काश्तकार हैं जिनके साथ बराह रास्त आपका ताल्लुक़ है और आपने एक
उनके साथ एक अपना इस मैकेनिज्म तरह बनाया मुगल हुआ है? साहब, एक तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड ज़िम्मेदार हैं फार्म सर्विस सेंटर के थ्रू, जी। मॉडल फार्म के थ्रू, वो तकरीबन 3700-3800 के लगभग है ना। इसके अलावा जहाँ पर कॉन्टैक्ट की बात है तो वो थ्रू आउट द ईयर ज़िम्मेदार यहाँ पर, एक तो टेलीफ़ोनिक राब्ता होता है ज़िम्मेदार का। जी। दूसरी बात ये है कि सीज़न में भी अक्सर ज़िम्मेदार यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं। इसके अलावा भी ज़िम्मेदार जो है वक़्तन-फ़वक़्तन ज़राअत ऑफ़िस आते हैं और उनको हम अकॉर्डिंगली गाइडेंस दे देते हैं। अगर आपसे मैं लास्ट में यही तकाज़ा करूँ कि आप ज़िला हंगू के काश्तकारों के नाम हमारे चैनल या हमारे पेज के थ्रू आप कोई मैसेज आप उनको कन्वे करना चाहें, तो आप क्या मैसेज देंगे आप उनको? मुग़ल साहब, मैं तो यही ब बात कहूँगा और यही मैसेज दूँगा, ज़िम्मेदार से ये इल्तिजा करूँगा बल्कि, जी। कि आप अपनी ज़मीनों पे रहम खाएँ, ठीक है जी? वो इस तरह की मैंने अक्सर जगह देखी हैं कि वो बंजर पड़ी हैं। जो बंजर ज़मीनें हैं उनको काबिल काश्त लाया जाए। हुँ। आजकल आपको पता है कि तनाशानी ज़्यादा हो गई ना, ठीक है? हर बंदा ये कोशिश करता है कि उसे तैयार चीज़ मिल जाए। मेहनत करने के मेहनत, बगैर सब कुछ हासिल ज़िम्मेदार को करें। चाहिए कि वो बंजर ज़मीन काबिल काश्त ले आए, मेहनत करे और जो जदीद ज़री टेक्नोलॉजी है उसको अपनाए, जो ज़राअत के दफ़्तर से उनको हिदायत दी बहुत शुक्रिया जी। ये थे अल्ताफ़ अहमद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ज़िला हंगू। इन्होंने रबी की फ़सल के मुतल्लिक़ और हंगू के काश्तकारों को की गाइडलाइन के मुतल्लिक़ बड़ी वज़ाहत के साथ अपने ख़यालात का इज़हार किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, इंशाअल्लाह अगले थैंक यू। प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, एक नया टॉपिक होगा। उस वक़्त तक के लिए तारिक महमूद मुग़ल को, मंज़ूर ख़ान को, फ़ख़रुल इस्लाम को, ख़ान मीर बुगटी को और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।